आप देख रहे हैं नोएडा व्यूज और मैं हूं जानवी श्रीवास्तव आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हूं। आज हमारे साथ मौजूद है केपी सिंह जो कि एयरफोर्स से रिटायर्ड ऑफिसर रहे हैं, लघु उद्योग भारतीय संस्था के अध्यक्ष हैं और पिछले 25 सालों से एक पैकेजिंग कंपनी चला रहे हैं। सर पहले तो अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। जैसे आपने बताया एयरफोर्स में टेक्निकल ब्रांच में रहा और 1990 में मैंने एयरफोर्स छोड़ दी थी। उसके बाद मैं डिफरेंट लाइन में मैंने स्टार्ट किया। मैं फार्मास्यूटिकल में रहा, एजुकेशन लाइन में रहा और उसके बाद मैंने 1994 में मैं नोएडा शिफ्ट कर गया था और मैं जब से इस पैकेजिंग लाइन में हूँ और पिछले 25 साल से मैं इसी में काम कर रहा हूँ। और अभी वर्तमान में लघु उद्योग भारती जो हमारी राष्ट्रीय संस्था है जो सूक्ष्म और लघु उद्योगों के हित के लिए कार्य करती है, मैं उसमें नोएडा इकाई का अध्यक्ष हूँ। और पूर्व में जो पैकेजिंग से रिलेटेड उत्तर प्रदेश कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसका अध्यक्ष भी रहा। और आज के टाइम में मैं जो एक फेडरेशन ऑफ कॉरुगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरर्स है, जो 12 रीजनल एसोसिएशंस हैं पैकेजिंग से रिलेटेड, उसका हेडक्वार्टर ये एपेक्स बॉडी है कॉरुगेटेड बॉक्सेस के लिए, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है। मैं उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो पैकेजिंग से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं मैं उसमें उसे रिप्रेजेंट करता हूँ। और हम जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड, मैं उसकी जो हमारी कमेटीज़ हैं उसमें कार्य करता हूँ। सर कोरोना काल चला, लॉकडाउन लगा रहा इतने दिन, ना खरीद हुई ना बेच हुई सर। सारे ही धंधे लगभग एक तरह से कहूँ तो ठप से पड़ गए। तो किस तरह से कंपनी ने सरवाइव किया इस लॉकडाउन के दौरान सर? देखिए ये टाइम सभी के लिए ऐसा था कि जिसमें पूर्व में किसी को तजुर्बा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस किसी को नहीं था कि ऐसे उसमें सिचुएशन में कैसे किया जाए। और दोनों ही चीज़ें थी, दोनों पहलू थे इसके। कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के भी आया कि जैसे नई नई चीज़ें हुई हमारे इंडिया में, पैकेजिंग से रिलेटेड चीज़ों की ज़रूरत उन चीज़ों में पड़ी कि जहाँ पे जैसे हमने देखा कि मेडिकल लाइन में बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स हुए, तो उनमें पैकेजिंग जो हमारी इंडस्ट्री है इसके लिए भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नई नई खुली। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेफिनेटली दिक्कत तो रही है, सभी लोग परेशान रहे हैं इससे। और ईश्वर की कृपा है कि चलिए दूसरी जब लहर आई तो बहुत कुछ हम संभल गए थे। और इसका आपने देखा ही होगा कि दूसरी बार जो है इंडस्ट्री भी इतनी ज़्यादा बंद नहीं करनी पड़ी और दूसरी बार में हम काफ़ी कुछ सक्षम रहे कि हमारे ऊपर इसका असर ज़्यादा ना पड़े। सर आप पिछले 25 वर्षों से इस बिज़नेस में हैं सर, कंपनी चला रहे हैं सर, तो आप काफ़ी नज़दीकी से जानते होंगे कि क्या-क्या समस्याएँ आपकी रही हैं और क्या-क्या समस्याएँ आप अब फेस कर रहे हैं। तो सर हमें थोड़ा-सा उससे रूबरू कराइए, जनता को उससे रूबरू कराइए कि क्या-क्या समस्याएँ आप फेस कर रहे हैं और अथॉरिटी से क्या माँग है आपकी? देखिए अगर स्पेसिफिकली हम बात करें कि जिस एरिया में हम हैं या नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बिकॉज़ ये एरिया ऐसा है कि पिछले कुछ सालों में इस एरिया पे बहुत फोकस रहा है और जितनी भी हमारे निर्माण करने वाली कंपनियां हैं वो इस एरिया में सबसे ज़्यादा आकर्षित हुई हैं। और इसका कारण भी यह है कि दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे स्कोप सब चीज़ों का अधिक रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। बट साथ ही साथ देखिए समस्याएं कुछ ऐसी हैं कि इंडस्ट्री से अगर हम बात करें, मैं मेनली बात करूँगा सूक्ष्म और लघु उद्योग के बारे में ही। सूक्ष्म और लघु उद्योग की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि हमें मार्केट में तो ये कहा जाता है कि रोज़गार की समस्या है, रोज़गार की समस्या है। बट अगर वास्तविकता देखी जाए तो रोज़गार के हमें सक्षम जो शिक्षित हैं ऐसे लोग नहीं मिल पाते जो हमारी इंडस्ट्री में अपना योगदान अच्छी तरह से दे सकें, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके। बहुत सारी ऐसी समस्याएं कि जिनका अगर उनको वर्कफोर्स को सही तरीके से दिशा दी जाए और उनकी जो शिक्षा है उस लाइन पे फोकस करके कि हो कि भाई हाँ इसे इस इंडस्ट्री में जाना है तो इसके लिए ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर ऐसी तरह से शिक्षित किया जाए स्कूल लेवल पे और प्राइमरी लेवल पे, तो मैं समझता हूँ इसमें पूरे राष्ट्र को भी बहुत इसमें सहयोग मिलेगा। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं सर, तो हम इसके बारे में थोड़ा-सा आपसे जानना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है या आपकी इस पे सर क्या राय है? बहुत सही है। देखिए समय के हिसाब से सभी चीज़ें बदलती रहनी चाहिए और ये इतने लंबे समय से जो एजुकेशन है वो प्राइमरी हर चीज़ की शुरुआत शिक्षा से होती है। जैसी शिक्षा होगी वैसे ही समाज बनेगा। और वैसे ही आप ये देखिए कि हर चीज़ इकोनॉमी हो, कोई भी चीज़ हो, जो बेसिक नीड है किसी भी चीज़ की वो शिक्षा है।
अगर शिक्षा ही सही दिशा में नहीं होगी तो आगे फिर हम किस दिशा में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता कि हमारे अगर सही शिक्षा नहीं है। तो शिक्षा में तो बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि अब विश्व में पूरे में अब सब चीज़ एक दूसरे देश से दूसरे देश में जाती रहती है और टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है। आप ये देखो कि चाइना अगर इतना ग्रो कुछ किया है तो वो फोकस्ड थे, उन्हें पता था कि भाई किस तरह की हमें शिक्षा देनी चाहिए, किस व्यक्ति को क्या रोजगार पाने के लिए किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, इसको उन्होंने पहले से ध्यान रखा। हमारे यहाँ जो कमी थी वो अभी भी थी कि अगर आप ख़ासतौर से शहरों की बात के अलावा हम अगर रूरल एरिया की बात करें तो आज भी जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें या तो आज भी प्रोफेशन वही 2-3 प्रोफेशन है जिसके बारे में सब जानते हैं। हर कोई अगर साइंस ले रहा है तो उसे पता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कोई डॉक्टर बनना है या किसी को वकील बनना है। पर इतना आज शिक्षा का क्षेत्र कितना बड़ा हो गया, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी बड़ी हैं और कितने कितने आप ऐसे देखिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो अगर हम शिक्षा को उस लेवल पे लेके जाएं, हाई स्कूल का बच्चा जब पढ़े तो उसे पता होना चाहिए कि हाँ जी मुझे क्या करना है, मेरे साथ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सर, जैसा कि आपने बताया सर, अलग अलग बैकग्राउंड से आप हैं सर, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और आपने आपके परिचय में भी आपने बताया सर। तो अब जाकर सर पैकेजिंग का काम क्यों चुना? क्या कुछ विशेष वजह रही इसके पीछे या क्या है सर? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इसमें देखिए मैं ख़ास तौर से ये कहूँगा कि जब मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि फैमिली जो है वो भी रूरल बैकग्राउंड से है और बहुत ज़्यादा जानकारी बचपन में इन सब चीज़ों की नहीं होती थी। जैसे मैंने कहा कि भाई कौन सी क्या एजुकेशन लें, कहाँ पे जाएँ। तो ख़ास तौर से अगर जब हम पुराने समय में देखें तो हर किसी का डिफेंस से ही रूरल एरिया का ख़ास तौर से जो लगाव होता था वो डिफेंस से होता था कि भाई और कहीं मिले नौकरी ना मिले पर हम सेना में चले जाएंगे। तो ये था, थोड़ी जानकारी थी। एयरफोर्स में गए तो वहाँ पे और ज़्यादा जानकारी सब चीज़ों की मिलनी शुरू हुई कि क्या क्या चीज़ें हमें हैं। बहुत अच्छा 15 साल का जो मेरा पीरियड रहा, बहुत मैं उसमें शिक्षा भी मैंने अपनी काफ़ी बढ़ाई उसमें। जब मैं 1990 में एयरफोर्स से रिटायर होके आया तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में मैंने ग्रेजुएशन की थी और उसी में बाद में एमटेक भी की। तो मुझे ये था कि इसी लाइन को चुना जाए। पर उस लाइन में जब अगर बिज़नेस करना है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आती है बिकॉज़ टेक्नोलॉजी बहुत फ़ास्ट चेंज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में हर रोज़ नई-नई चीज़ें आ रही हैं। तो अगर कोई व्यवसाय अगर करना है, अपना करना है तो उसमें इतना जल्दी-जल्दी चीज़ों को चेंज करना, अपने आप को अपग्रेड करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलना, वो बड़ा कंस्ट्रेंट था बिकॉज़ पूँजी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और जिसकी वजह से कुछ कर सकते थे। तो ये हुआ कि हमने शुरुआत तो खैर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से ही की, पर फिर धीरे-धीरे फिर ये लगा कि भई इसमें ज़्यादा आगे नहीं जाया जा सकता। तो फिर ऐसा एक आर्टिकल एक पेपर में ही पढ़ा कोरुगेटेड बॉक्सेस से रिलेटेड और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के बाद से इसकी जानकारी ली और इस लाइन में जो बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसने आकर्षित किया। जैसे कम पूंजी से स्टार्ट हो सकता है, एक ही मशीनरी से डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स के लिए पैकेजिंग बनाई जा सकती है और इसमें कोई इस तरह का भी नहीं है बिकॉज़ आप ग्रोथ बहुत कर सकते हैं। आप छोटी मशीनों से स्टार्ट करें, आप बहुत सेकंड हैंड मशीनों से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे-धीरे आप उसको बहुत लेटेस्ट मशीनरी पे जा सकते हैं। सर, एक सवाल मैं सभी इंडस्ट्रीज़ को देखते हुए पूछना चाहूँगी कि ग्रेटर नोएडा की जो इंडस्ट्रीज़ हैं सर, उनकी मूल रूप से क्या समस्याएं हैं? मैं खाली ग्रेटर नोएडा की ही बात ना करके मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी तीनों ही बिकॉज़ ये गौतम बुद्ध नगर में 3 बड़े महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया हैं और इन्हीं तीनों के बारे में करें। देखिए हम समय-समय पे कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिनके तरफ अथॉरिटीज़ का भी ध्यान आकर्षित कराते रहते हैं। देखिए एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे जब कोई आदमी बिज़नेस की शुरुआत करता है किसी भी उससे, तो बहुत कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं, पूंजी कम होती है, शुरुआत किसी चीज़ को की जाती है तो स्टार्टिंग में ऐसा हो जाता है कि और शुरू के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, कैपिटल मशीनरी खरीदनी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कंप्लायंसेस अधूरे रह जाते हैं, तो उन्हें कुछ कम जो एक ऐसी स्कीम समय-समय पे लाते रहना चाहिए कि जो जानबूझ के गलतियाँ नहीं की जाती, जो कभी ऐसी होती हैं कि आप मजबूर होकर कभी-कभी गलती करनी पड़े। जैसे सब छोटी सी बात मैं आपसे कहूँ कि कोई आदमी है, वो उसके बिज़नेस में शुरुआत में ही सारी समस्याएं आती हैं, उसके शुरू में कुछ दिक्कत आ जाती है और वो समय पे मान लिया अपनी कोई कंप्लायंस अथॉरिटी की नहीं कर पाया या किसी वजह से कोई पेमेंट भी नहीं दे पाए। अब उस पर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देते हो, वो इतना दबता चला जाता है उस चीज़ के बारे में कि वो बिज़नेस से फिर कभी ऊपर उठता ही नहीं और फिर वो उन चीज़ों को डिले करता चला जाता है और एक समय के बाद वो चीज़ें इतनी विकराल रूप धारण कर लेती हैं कि वो हमेशा यही सोचता है कि भाई इसे तो बंद ही रहने दिया तो ज़्यादा
अच्छा है। तो एक तो सबसे बड़ी जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारी अथॉरिटी से कि समय समय पे देखिए हमारी दूसरी अभी थोड़े दिन पहले जो वैट की थी, उन्होंने एक एमनेस्टी स्कीम लेके आए थे कि आपका अगर कोई देनदारी है तो हम आपको इंटरेस्ट की छूट दे रहे हैं और आप अपना मूल जो भी है वो प्रिंसिपल अमाउंट जमा कर दें। इसी तरह से अगर अथॉरिटी भी थोड़े थोड़े दिनों के बाद ये चीज़ लेके आए तो जो लोग किसी कारणवश अपनी नहीं कर पाए उन्हें एक मिल जाए, उनकी इंटेंशन सही है पर वो मजबूरी है उनकी नहीं कर पाए, और वो उसको थोड़ा सा समय समय पे जो ब्याज में उनको दें या कोई ऐसे कंप्लाइंसेस रह गई तो उसको समय समय पे पूरा करने का दें। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है देखिए यहाँ पे ये एक पूरा अब देखिए खाली नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है ये खाली हिंदुस्तान की नहीं, इंडिया की नहीं, विश्व पटल पे भी ये अपनी पहचान एक बनाए हुए हैं, जगह ये बनाए हुए। तो यहाँ की जो एरिया ऐसा होना चाहिए कि जो अगर बाहर से कोई आ रहा है तो ये प्रेजेंटेबल हो। गंदगी इतनी रहती है कि हमेशा कोई इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। आज भी इंडस्ट्री से कोई भी कूड़ा उठाने का या कोई ऐसा सिस्टम कोई भी अथॉरिटी नहीं बना पाई कि जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए इंडस्ट्रियल वेस्टेज अलग चीज़ होती है, डोमेस्टिक वेस्टेज अलग चीज़ होती है। आप इंडस्ट्रियल वेस्टेज के लिए एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री को आप जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट को करिए, बट डोमेस्टिक वेस्टेज जहाँ पे 1000 लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे चाय के गिलास भी होंगे, वहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें भी होंगी, तो उन सारी चीज़ों को कौन आके करेगा। तो डोमेस्टिक वेस्टेज का तो कम से कम उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि इसका कलेक्शन का एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जिससे ये कुछ कर जाए। पानी की समस्याएं, पानी बहुत जगह पे भर जाता है, हर साल जो भी होता है इतना इस चीज़ को दिखा, बार बार फोटो भी डाले जाते हैं, बार बार अथॉरिटी पे दिखाया जाता है, पर वो फिर वो 2-3 महीने के लिए ये हाईलाइट होती हैं चीज़ें, फिर उसके बाद जो है बारिश ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद अगले साल फिर वही रिपीट होती है। इस बार मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जो ग्रेटर नोएडा के CEO साहब हैं वो अपने आप गए और उन्होंने वास्तविक परिस्थिति को देखा। अब ये तो है कि देख तो लिया उन्होंने, पर इसका कितना समाधान हो पाता है ये समय आने पे ही पता चलेगा कि हाँ जो उन्होंने देखा है कि उसके ऊपर कितना अथॉरिटीज़ कार्य करती हैं। सर आखिरी सवाल जो मेरा आपसे रहेगा सर, कि जो लोग काम ढूंढ रहे हैं सर, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या स्किल्स उनके अंदर होनी चाहिए जिसको देखते हुए आप उनको अपनी कंपनी में रखेंगे या कोई भी कंपनी उन्हें रखेगी। सर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आप ढूंढते हैं या कोई भी एक कंपनी का जो हेड है वो ढूंढेगा। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मैं देखिए इसमें बताऊं आपको, हम लोग क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा है खासतौर से ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है, और आज भी जो है यहाँ पे जितने आप देखो सारे के सारे या तो इंजीनियर बना रहे हैं या मैनेजर बना रहे हैं। एक्चुअल जो इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है वो लोअर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, बिकॉज फैक्ट्री का जो मेन काम है, आप भी देखो टेक्निकली देखो, अब पहले ये ITI होती थी, ITI की शुरुआत होती थी, और वो ITI वाले हाथ से काम करने वाले लोग होते थे, और वो टॉप लेवल में उनका ये था कि अपॉर्चुनिटीज़ भी थी और उन्हें प्रैक्टिकल चीज़ों का पता होता था क्या चीज़ें कैसे, और वही लोग काम करते थे एक कड़ी के रूप में कि लेबर की चीज़ें टॉप मैनेजमेंट तक कैसे पहुंचाया जाए। जो मैनेजर है वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरता कि जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, किसी मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी वर्कर को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर खाली हम ये कर दें ये काम ऐसे होना है वो ऐसे होना है तो डंडे के जोर पे तो कुछ नहीं काम कराया जा सकता। जो मैनेजर होते हैं, जो पढ़ के कॉलेज से आते हैं, जिन्हें एक्सपोजर नहीं होता इंडस्ट्री का, वो प्रैक्टिकली फिर कम से कम लघु उद्योग में और माइक्रो इंडस्ट्री के मतलब के वो लोग नहीं होते। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या होती है, बिकॉज उनके सपने इतने बड़े होते हैं कि हम लोग इतना तो उन्हें पे नहीं कर सकते। वो हमारे यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं, जब तक हमें लगता है कि ये इस लायक हो गया कि अब इसके कुछ ज़्यादा कर जा सके, वो बड़ी किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं। और बड़ी कंपनियां हमेशा लघु उद्योगों से शिक्षित लोगों को अपने यहाँ ज़्यादा देना प्रेफर करती हैं, बिकॉज उनको उस जो कॉस्ट है वो बियर की, हम लोगों ने लघु उद्योगों ने बियर की उनको ट्रेंड करने में, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने में, और उसका फ़ायदा जो है वो बड़ी इंडस्ट्री उठा लेती है। तो इसे सबसे पहली चीज़ तो जो ये होनी चाहिए कि जो लोअर मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर लोअर मैनेजमेंट में अच्छे क्वालिफाइड लोग आ जाएं, आज भी कोई भी संस्था ऐसी नहीं है हमारे पूरे ग्रेटर नोएडा में जो सुपरवाइजरी लेवल के या लोअर मैनेजमेंट लेवल के लोगों को शिक्षित करती हो। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है वो ये है कि इंडस्ट्री का जो लिंक है एक लेबर और मैनेजमेंट के बीच का है, उस गैप को कैसे फिलअप किया जाए, उससे संबंधित लोगों को शिक्षित करके और उसको इंडस्ट्री में दिया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत काम हो सकता है। इससे हम अपना लेबर का जो वेस्टेज है उसको कम कर सकते हैं और क्वालिटी में इससे ज़्यादातर ध्यान दे सकते हैं। मैं ये चीज़ें खास तौर से चाहूँगा, और हम लोग इस पे काम भी कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूट हैं जिनके साथ हमारी संस्था लघु उद्योग भारती मिलकर काम कर रही है,
और हम एक इसी चीज़ पे अपना फोकस किए हुए हैं कि कैसे हम ऐसे लोगों को ट्रेंड करें, वो शिक्षा दें उन लोगों को कि जो शिक्षित होते ही बच्चा एकदम इंडस्ट्री में आए और हमारे काम में सीधा डे वन से लग जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमसे साझा करी। और हम अथॉरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि जैसे जो समस्याएं हैं, जैसे पानी भर गया, हम उसकी फ़ोटोज़ लेते हैं, अपलोड करते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो समस्या जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने हमसे साझा करी। हम आशा करते हैं कि जो भी आपकी समस्याएं हैं वो अथॉरिटी और प्राधिकरण जल्द से जल्द उसका समाधान निकालेगा और कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर ज़रूर पहुँचेगा। इसी के साथ नोएडा व्यूज़ से मैं हूँ जानवी श्रीवास्तव आपके साथ। एक नए मुद्दे, एक नए चेहरे के साथ एक बार फिर आपके साथ मिलेंगे, मेरे यानी जानवी श्रीवास्तव के साथ। कैमरा पर्सन अमन आनंद।